हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हमें कभी आईपीओ अप्लाई करना होता है तो आईपीओ में हम वो कौन सी गलती ना करें जिससे कि जो हमारा आईपीओ का अलॉटमेंट का चांसेस है वो बढ़ जाए। देखिए, ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई प्लान नहीं होता जिसमें कि आईपीओ अलॉटमेंट के 100% चांसेस होते हैं। तो ऐसा जो कोई भी यूट्यूबर या ट्रेडर आपको बता रहा है तो ऐसा तो कोई स्कीम है ही नहीं कि जिसमें आपको आईपीओ के चांसेस के अलॉटमेंट 100% बढ़ जाएँ। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये गलतियों को अगर अवॉइड करते हैं तो आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, वो एक टाइम पे आके रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आता है कि आप कट ऑफ प्राइस की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो बिडिंग है वो 2 लाख रुपए से नीचे की है, तो आपका जो कट ऑफ प्राइस है वो बिल्कुल टिक मार्क होना चाहिए। ठीक है, अगर और वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपका जो अपर प्राइस बैंड है वो प्राइस आपको लिखनी होती है, उसमें आपको कट ऑफ प्राइस को बिल्कुल टिक नहीं करना है। ठीक है, तो कट ऑफ प्राइस के मामले में अगर आप रिटेल कैटेगरी में है तो आपको टिक आउट करना है, और वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपर प्राइस बैंड पे अपर प्राइस बैंड वहाँ पे मार्क करना होता है। ओके, फिर आता है कि मान लीजिए कई बार क्या क्या करते हैं हम कि हम डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, पहले तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया जिसकी बिडिंग हमने 2 लाख से नीचे की रख दी। फिर हमने उसी अकाउंट से या उसी डीमेट अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक पैन कार्ड के थ्रू 2 कैटेगरी में चली गई। तो जो हमारे देखिए सारा कुछ जो लिंकअप है वो पैन कार्ड के थ्रू होता है। अगर हम एक पैन कार्ड के जरिए ही रिटेल में अप्लाई करेंगे और उसी पैन कार्ड के जरिए अगर हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये गलती भी नहीं करनी है कि हमें रिटेल और एचएनआई दोनों कैटेगरी में एक साथ अप्लाई करना है। हमें किसी एक कैटेगरी को ही अपनी रिस्क कैपेसिटी और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अप्लाई करना है, और 2 कैटेगरियों में एक ही डीमेट अकाउंट से या एक ही पैन कार्ड से बेसिकली अप्लाई नहीं करनी है। ओके, देखिए उसके बाद कई बार क्या होता है कि इस पे बहुत सारे लोगों का अपना अपना व्यू है, बट जो मेरा व्यू है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी अगर आईपीओ है वो अगर ओवर सब्सक्राइब है, ठीक है, तो रिटेल कैटेगरी में जो है फिर वो अगर ओवर सब्सक्राइब है तो फिर वो एक लॉट को ही वैलिड माना जाता है जनरली। ठीक है, अगर आपने एक लॉट में अप्लाई कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 लॉट में अप्लाई करोगे तो आपको मिलने के चांसेस जो है वो एक लॉट में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह से अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो जो 2 लाख की जो मिनिमम बिडिंग है, अगर आपने 8 लाख की बिडिंग कर दी तो भी वो 2 लाख की या जो भी उसका मिनिमम लॉट है उस हिसाब से वो अलॉट होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप एक लॉट के बजाय 6 लॉट में अप्लाई कीजिए, ताकि जो चांसेस हैं वो आपको एक लॉट के मिलने के दिख जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ जनरली मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है किसी लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा हो। तो इसमें मेरा व्यू तो यही है कि अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और जो भी कोई भी अगर आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसका मिनिमम लॉट है वही जनरली मिलता है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल लॉट में अप्लाई करने से जनरली कोई फायदा मिलता नहीं है। तो एक लॉट में जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करें तो एक लॉट के लिए ही अपना अप्लाई करें जो भी उसका मिनिमम है। अगर रिटेल कर रहे हैं तो 15,000 की जो मिनिमम बिडिंग होती है, वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो मिनिमम बिडिंग होती है वो 2 लाख रुपए से ऊपर की होती है। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि 2 डीमेट अकाउंट हैं। ठीक है, 2 डीमेट अकाउंट है तो हमारे मन में आता है कि एक तो हमने मान लो कि एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर दिया, और दूसरा फिर हमने सोचा कि यार रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, चलो दूसरा एक काम करते हैं कि बी डीमेट अकाउंट से भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी डीमेट अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे पैन कार्ड से लिंक होता है, और जो भी हमारी एप्लीकेशन जाती है वो बेसिकली पैन के थ्रू जाती है। तो भले ही डीमेट अकाउंट हमारे 2 हैं लेकिन पैन हमारा एक है। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हमें प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ी बहुत बढ़ानी भी है तो हम ये कर सकते हैं कि अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम से अगर हम डीमेट अकाउंट खुला लें, तो फिर मान लो कि 4 फैमिली मेंबर हैं तो चारों के नाम से अगर डीमेट अकाउंट अलग अलग हैं तो फिर वो एप्लीकेशन 4 पैन के थ्रू जाएगी। तो ये एक चांसेस बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डिफरेंट कैटेगरी में अपना अप्लाई करें, या मतलब एक ही कैटेगरी में अप्लाई करें लेकिन डीमेट अकाउंट अलग अलग होगा, ताकि जो पैन नंबर है वो अलग अलग होगा। तो बस हम ये कर सकते हैं कि हमें डिफरेंट ब्रोकर के थ्रू अपने ही पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अप्लाई कराना भी है करना भी है मल्टीपल अगर प्रोबेबिलिटी अगर हमें बढ़ाने भी है तो हम फैमिली मेम्बर्स के जरिए करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इन गलतियों पर जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इन गलतियों पर सुधार किया तो हो सकता है कि आपके जो आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। 100% कोई भी आईपीओ अलॉटमेंट की गारंटी बिल्कुल नहीं होती, या किसी भी ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में तो 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।